बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इतवार 19 अप्रैल का आगाज हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब खबरों का रुख, इंफॉर्मेशन फ्लो ये सजेस्ट कर रहा है कि ईरान ने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की मेज पर चेकमेट यानी शहमात दे दी है। बादशाह मरा नहीं तो कम से कम फंस जरूर गया है, क्योंकि अब से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है और अब इस मीटिंग की तफसीलात बाहर आ रही हैं, जिससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की नींदें और तोते दोनों उड़ चुके हैं। और उसकी बुनियादी वजह गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान ईरान की जो पोस्चरिंग है इस जंग के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से, इसमें एक बड़ा बदलाव है। एक माहिराना सफारती चाल जिसका इंतजार किया जा रहा था कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को उसी की जबान में, उसी के लिंगो और डिक्शन में कब जवाब देगा, और उस जवाब ने अब अपना जादुई असर दिखाना शुरू कर दिया है। और जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, हड्डियों का गूदा जमा देने वाली धमकियों का तबादला शुरू हो चुका है। वॉर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ये बातें हो रही हैं कि अब दोबारा से जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है और बुध की शाम तक जंग शुरू हो सकती है। और आज अमरीकी वक्त के मुताबिक इतवार के दिन एंड ऑफ डे डेडलाइन जो है वो एक मरतबा फिर ईरान को दी गई है। और दूसरी तरफ यहां पर पाकिस्तान में मंजरनामा यह है कि लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रेड अलर्ट है और पंजाब भर से इजाफी नफरी जो है उसको बुलाया गया है। और आज इतवार के दिन से जो सिक्योरिटी रूट्स हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के रेड जोन तक, चकलाला एयरबेस से इस्लामाबाद के रेड जोन तक लग जाएंगे। लेकिन लगता ये है इस वक्त जो खबरों का फ्लो है वो ये सजेस्ट करता है कि ये तमाम तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। और बुनियादी तौर पर हुआ क्या है? हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि 40 दिन की जो बदतरीन मुसलसल बमबारी है, 14,000 से जायद बॉम्ब्स बरसाए गए हैं ईरान के ऊपर, और ईरान में एक बड़ी तबाही और बर्बादी के मनाजिर, वहां पर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, उनकी सकाफती मराकज तक को नहीं छोड़ा गया और उनके बड़े ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि इतनी बमबारी के बाद जिस किस्म की धमकियां वो दे चुका है, जितनी बड़ी वो मिलिट्री पावर है, जितने ताकतवर और दौलत से माला माल उसके इत्तहादी हैं इस खित्ते में, उनकी ताकत से मरूब हो जाएगा ईरान, झुक जाएगा और किसी कमजोर डील पर राजी हो जाएगा, मरात की लालच में आ जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तमाम तर जो उम्मीदें हैं वो खाक में मिल गई हैं। अब कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को एक बात जरूर समझ आ गई होगी कि ईरान को वो शुरू से अंडर एस्टिमेट करता है। और इसी बुनियाद के ऊपर अब सिचुएशन रूम, मैं आपके सामने उसका अहवाल भी रख दूंगा, एक्सियोस ऑन HBO समेत बहुत सारे जो क्रेडिबल न्यूज खबर रसां एजेंसियां हैं, इदारे हैं, वो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। द गार्डियन, उसके अलावा अमेरिकन मीडिया, वो अब रिपोर्ट कर रहा है कि सिचुएशन रूम में इमरजेंसी मीटिंग जो है वो कॉल की गई है। उसमें कौन कौन शरीक था उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब किस किस्म की असेसमेंट हो रही होगी। और डोनाल्ड ट्रंप को यह अंदाजा हो गया है कि जो चरब जुबानी, लफाजी, लफ्जों का हेर फेर, चिकनी चुपड़ी बातें, दरोह गोई, ये करके वो अपनी शिकस्त को, जो मैदान जंग में 40 रोजा जंग में मैदान जंग में शिकस्त हुई है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी अस्करी ताकत को, वो इस शिकस्त को इस हरबे के जरिए फतह में तब्दील नहीं कर सकता। अब जो सिचुएशन है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सिचुएशन रूम की तफसीलात सामने आ रही हैं। व्हाइट हाउस में जो मीटिंग हुई है वहां पर क्या हुआ, और फिर ईरान की जो पोस्चरिंग है उसमें एक ड्रामाई तब्दीली आ चुकी है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री, उनके स्पोक्स पर्सन्स, उनकी दुनिया भर में जो एम्बेसीज हैं, उन्होंने अब जो जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। और ख़ास तौर पर जो सईद खतीबजादे हैं, ईरानियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट आया। और फिर जो चीफ नेगोशिएटर हैं इस तमाम मामले में, मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, उनका स्टेटमेंट पासदारान इनकलाब जो कह रहे हैं। और फिर जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है
उसने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है और इस बयान ने खलबली मचा दी है और पूरी दुनिया आज यानी कि अगर सिचुएशन ऐसे ही रहती है तो कल यानी कि सोमवार को दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हैं, आप देखेंगे कि उन पर क्या इंपैक्ट आता है और ऑयल प्राइसेस जो अचानक से घट गई थी, कम हो गई थी, वो एक मर्तबा फिर स्काई रॉकेट करती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले तो सिचुएशन रूम एक्सियोस क्या लिख रहा है इसके हवाले से कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कन्वीन की है व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें डिस्कस किया गया है कि एक नया बुहरान जो पैदा हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से और नेगोशिएशंस जो तेहरान के साथ करना वो चाह रहे हैं, जिस रुख पर करना चाह रहे हैं वो उस जानिब जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। और कम से कम 2 सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कंफर्मेशन के बाद अब तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया इस स्टोरी को फॉलो कर रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, डिफेंस सेक्रेटरी जिनको अब वज़ीर जंग कहा जाता है पीट हेगसेथ, पर उनके जो वज़ीर ख़जाना है स्कॉट बेसेंट, उसके अलावा व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, व्हाइट हाउस अनबॉय स्टीव विटकॉफ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जो जॉइंट चीफ्स चेयरमैन हैं डैन केन, जनरल डैन केन, इन सब ने इस मीटिंग को अटेंड किया है और इस मीटिंग का इनकाद जो 2 हफ्ते का सीज फायर एग्री किया गया था उससे 3 दिन पहले हुआ है और इसको बाकायदा जोड़ा जा रहा है कि यह मामला वेडनेसडे बुध की शाम को जिस वक्त क्योंकि अब जो ईरान ने पोस्चरिंग ली है उससे एक बात तो तय हो गई है कि बुध की शाम तक कोई डील नहीं होगी और बुध की शाम तक अगर डील नहीं होती और मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू नहीं होता तो फिर अमेरिका के पास क्या जवाब होगा या किस बात को बुनियाद बनाकर, क्योंकि सीज फायर को एक्सटेंड करना और हर मर्तबा अपने अल्टीमेटम को रिवाइज करना अमेरिका की तरफ से और दूसरी तरफ से ईरान का हर मर्तबा अमेरिकी अल्टीमेटम के जवाब में यह कहना कि हम जंग लड़ने के लिए, मज़ाहमत के लिए, रेजिस्टेंस के लिए तैयार हैं, ये अमेरिका की कमजोरी और ईरान की मैदान जंग में बर्तरी जो है उसको इस्टेब्लिश करता है। तो फिर अब ये सिचुएशन पैदा हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसने पहले 48 घंटे की डेडलाइन दी, फिर उसने कहा कि मैं 5 दिन इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर उसने कहा कि मैं 10 दिन कर रहा हूं और 10 दिन जब एक्सपायरी उसकी करीब थी तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है अब मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, लेकिन अब वो 2 हफ्ते का टाइम भी एक्सपायर होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और 3 दिन के बाद जंग की रिजम्पशन की बातें हो रही हैं और उसकी बुनियाद क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्चरिंग ली, डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था ही कैन गेट अवे विद इट, वो जो मैदान जंग में शिकस्त हुई है और उसकी अब जो बड़ी ही जिसे कहते हैं कि हसास किस्म की डिटेल्स वो अब सामने आ चुकी हैं। इट्स नॉट एन ओपन सीक्रेट। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अलल ऐलान बात की, न्यूक्लियर डस्ट हम जाकर रिट्रीव करेंगे ईरानियों के साथ मिलकर, ईरान का अफसूदा शुदा यूरेनियम जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका स्टॉक पाइल है उसको नतांज फरोदो वहां से और जहां कहीं भी मौजूद है उसको रिट्रीव किया जाएगा और हम अमेरिका लाएंगे। ये वो वॉर ट्रॉफी थी, वो एक अपने लिए एक फतह के तौर पर लहराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये लेकर जाना चाहता था, लेकिन जो ये कोशिश है इस कोशिश के हवाले से एक बड़ा ही सरप्राइजिंग पोस्चरिंग जो है वो ईरान ने लिया। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको दोबारा बंद कर दिया है और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के हवाले से भी जो तफसीलात हैं और उसकी दोबारा ओपनिंग के हवाले से वो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने तफसीली बयान में जारी की हैं। करंट सिचुएशन पर और करंट हैपनिंग पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एनरिच्ड यूरेनियम के हवाले से बात की गई थी उस पर ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं सईद खतीबजादे, उन्होंने कहा है कि हमारा मुल्क यानी ईरान विल नॉट सेंड एनी एनरिच्ड यूरेनियम टू द US एंड दैट द क्वेश्चन इज नॉट ओपन फॉर डिस्कशन। यानी ये बात सिर्फ नहीं कि उन्होंने कि हम नहीं देंगे यूरेनियम, या उन्होंने कहा ये जो सवाल है कि आप आएंगे और आप एक्सकेवेटर्स लेकर आएंगे और आप हमारे यूरेनियम उठाकर अपने मुल्क ले जाएंगे यानी अमेरिका ले जाएंगे, दिस क्वेश्चन इज नॉट ओपन फॉर डिस्कशन। यानी कि हमने इसके ऊपर बात भी नहीं करनी। ये वो मफरूजा है जो आपके जहन में मौजूद है, कुजा ये कि आप ये पोर्ट्रे करें अपने अवाम को कि हमने ये कमिट कर लिया है।
इरना न्यूज़ एजेंसी ने खतीब ज़ादे के कमेंट्स को रिपोर्ट किया। जो तुर्की में जो फोरम हो रहा था, उस फोरम के बाद जो गुफ्तगू की, मल्टीपल मैसेजेस हैव बीन एक्सचेंज्ड ईरान के और अमेरिका के दरमियान, जिसमें अमेरिका जो है वो इंसिस्ट कर रहा है कि हमारी जो मुतालबात हैं उनके ऊपर गौर किया जाए, लेकिन अब इन मुतालबात पर गौर नहीं होगा। और साथ में अब डिटेल्स सामने आ चुकी हैं कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा हुआ था तेहरान का, उसमें अमेरिका की तरफ से इजाफी मुतालबात कन्वे किए गए हैं ईरान को, और ईरान ने अब उन पर जवाब देना शुरू कर दिया है। ईरान ने पूरी दुनिया इस बात पे अब क्या कह रही है, पहले जरा उसको देख लेते हैं, फिर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर आएंगे, देन वी विल कम टू द करंट सिचुएशन के जहां पर हड्डियों का गूदा जमा देने वाली जो धमकियां हैं उनका तबादला शुरू हो चुका है दोनों जानिब से। और इजरायली मीडिया इस हवाले से जो रिपोर्ट कर रहा है वो बड़ा ही खौफनाक हो सकता है इस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि एक बात याद रखें कि अगर अब ये जंग दोबारा से शुरू होगी, ये पहले से ज्यादा खौफनाक होगी, पहले से ज्यादा तबाहकुन होगी, पहले से ज्यादा हौलनाक होगी, और पहले से ज्यादा तबाही और बर्बादी लेकर आएगी। सिर्फ ईरान के लिए नहीं, इस खित्ते में तमाम ममालिक के लिए, अमेरिका और उसके इत्तहादियों के लिए, खलीजी ममालिक के लिए, पाकिस्तान में जो महंगाई और इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। पूरी दुनिया इसके हवाले से ये कह रही है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल है, जो तरीक़ाकार है उसका डिप्लोमेसी का, उसको मिरर करना शुरू कर दिया है। और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला दौर था, उसमें ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, या ट्रंप इंतज़ामिया 1.0 उसके और उस वक्त ईरानी जो हुकूमत है उसके दरमियान जो मैसेजेस का तबादला था वो बड़ा डिफरेंट होता था। ईरान इस तरीके से ब्लंट, इतना उभारने वाला, अजान शुरू हो गई, अजान के बाद मैं गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखता हूँ। तो दुनिया ये कह रही है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप के तरीके से अब डील करना शुरू कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्ले डाउन करने की कोशिश की ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के मामले को, उसके हवाले से ईरान ने अब अपनी पोस्चरिंग तब्दील कर ली, और इससे लगता यह है कि ईरान ने अब एक सीरियस मामले में एक बड़ी शिफ्ट लेकर आया है और अपना जो तरीक़ाकार है वाशिंगटन के साथ एंगेजमेंट का, उसको तब्दील कर लिया है। अल जज़ीरा से बात करते हुए सिनान अजोदी जो है वो ये कहते हैं कि तेहरान ने एडजस्ट कर ली है अपनी अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म के मुकाबले में, कि जहां पर कम्युनिकेशन में एक कन्वेंशनल रिवायती सफारती जुमलों का इस्तेमाल किया जाता था, और अब ईरान जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में गुफ्तगू करना शुरू कर दी, और उसमें बहुत ही बराह रास्त अंदाज में और साथ में प्रोवोकेटिव, उसको उभारने वाले, उसको शय देने वाले, उसको गुस्सा दिलाने वाले, तैश दिलाने वाले बयानात जो हैं वो ईरान की तरफ से दिए जा रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू लुक एट ऑल दी एनिमेशंस एंड और ऑल दी लेगो एमिनेशंस दैट आई पुट आउट देयर, और द इरानियन एम्बेसी अकाउंट्स दैट आर ट्रोलिंग प्रेसिडेंट ट्रंप, के डोनाल्ड ट्रंप की ट्रोलिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, और इसके हवाले से फिर गुफ्तगू की गई है। साथ में ये तबसरा किया जा रहा है कि मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं, और ये मोहम्मद बाकिर कालीबाफ जो कि चीफ नेगोशिएटर हैं, ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर, उन्होंने तो तमाम मामला ही खोल कर रख दिया। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, नुकात हैं जिनके ऊपर इत्तफाक राय था हमारा अमेरिका के साथ, और उस पर इत्तफाक राय हो गया था, लेकिन अभी मेजर डिफरेंसेस मौजूद हैं बहुत सारे दीगर नुकात और टॉपिक्स के हवाले से। द एनिमी हैज नॉट अचीव्ड इट्स गोल थ्रू इशूइंग वार्निंग्स एंड सेटिंग डेडलाइंस एंड देयरफॉर हैज बिगन सेंडिंग मैसेजेस थ्रू इंटरमीडियरीज, कि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन भी गया था उसके जरिए कि जब हमारे दुश्मन ने ये देखा कि वो अपना हदफ वार्निंग्स, डेडलाइंस के जरिए हासिल नहीं कर सकता, तो अब हमें पैगामात भेजे जा रहे हैं इस सारे मामले में पाकिस्तान के जरिए। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि जो इस वक्त मीडिएशन करवा रहा है, सालिसी का काम कर रहा है, वो पाकिस्तान ही है। ईरान ने हैड एक्सेप्टेड द टेम्परेरी सीज फायर सो द यूएस कुड मीट इट्स डिमांड्स, कि हमने अमेरिका के साथ सीज फायर,
आर्जी सीज फायर, जो आर्जी फायर बंदी हुई, वो इसलिए कबूल की थी ताकि अमेरिका जो है वो हमारे मुतालबात जो है वो इस दौरान माने. He said, while the US President Donald Trump had accepted it because we were the victors on the battlefield. और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को इसीलिए मंजूर किया था क्योंकि मैदान जंग के फातेह हम थे. Trump did not achieve his goal of changing the regime. ना वो regime change कर सका, ना वो हमारी जो ऑफेंसिव और मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, सलाहियत है, उसको नुकसान पहुंचा सका. एंड ईरान इज नॉट वेनेजुएला. ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है. फिर हमारे सामने मौजूद है ईरानी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी जानिब से बयान आता है आबनाए हुर्मुज के हवाले से, और जो ईरान इस वक्त गौर कर रहा है अमेरिका की जानिब से नई मज़ाकराती तजावीज़, उसके हवाले से उन्होंने बयान जारी किया. और यही वो बयान है जिसके बाद इस सिचुएशन रूम मीटिंग को कॉल किया गया. इमरजेंसी मीटिंग व्हाइट हाउस में बुलाई गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उसमें यह बड़ा वाज़ेह हो गया कि ईरान ने इस मुज़ाकरात वाले मामले पे या सफारतकारी वाले मामले में अमेरिका जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप को शहमात दे दी है, और इसी वजह से अब चेंज ऑफ कोर्स होता हुआ नजर आ रहा है. क्या कहा गया? सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट ने तीसरी मुसल्लत करदा जंग के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल का ऐलान कर दिया है. जैसा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट ने गुज़श्ता बयान में गयूर ईरानी कौम को याद दहानी कराई थी कि हमारे अजीज ईरान पर हमला आवर दुश्मनों को मैदान जंग में शिकस्त होने के बाद और मुल्क की मुसल्लह अफवाज और अवाम की तारीखी व बेमिसाल मज़ाहमत के नतीजे में जंग के 10वें दिन से, ये अब एक बड़ा इंकशाफ है कि जंग के 10वें दिन से अमरीकियों ने जंग बंदी और जंग के खात्मे के लिए पैगामात और मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्तें भेजना शुरू कर दी थी. नाउ दैट्स अ वेरी डिफरेंट पॉस्चरिंग. ये जो अब मुज़ाकरात की टोन सेट करने के लिए किया जा रहा है, या फिर अपने मुतालबात पर डट जाने के लिए किया जा रहा है, या फिर अमेरिका की शिकस्त को पूरी दुनिया में एक मरतबा फिर पब्लिश करने के लिए किया जा रहा है. बट ये कहना कि 10वें दिन से हमें दरख्वास्तें की जा रही थी कि फायर बंदी कर लें, जंग बंदी कर लें, जो उन्होंने खुद शुरू की थी. जंग के 40वें दिन अमरीकी सदर की जानिब से ईरान के 10 नुकाती मंसूबे को मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करने के ऐलान के साथ ही इस्लामी जमहूरिया ईरान ने दोस्त और ब्रदर मुल्क पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद में इन मुज़ाकरात को कबूल किया, क्योंकि हमारे 10 नुकाती फ्रेमवर्क को डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया था. ये मुज़ाकरात मुसलसल 21 घंटे जारी रहे और ईरानी वफ्द ने अमेरिका पर शदीद बेएतमादी के बावजूद ईरानी अवाम के मुतालबात को पूरी संजीदगी के साथ उठाया और उनकी पैरवी की. मुज़ाकरात शुरू होने से कबल ईरान के 10 नुकाती मंसूबे के फ्रेमवर्क के तहत अमल करने पर इत्तफाक के बावजूद दुश्मन ने मुज़ाकरात के दौरान नए और एम्बिशियस किस्म के मुतालबात पेश किए, जिनका ईरानी वफ्द ने डट कर मुकाबला किया. ये वाज़े कर दिया गया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मैदान में मौजूद मुजाहिदीन की ताकत और अवाम के जोश, हिमायत और बेदारी के बलबूते पर अपने मौक़िफ़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगा. इसी वजह से मुज़ाकरात का ये मरहला किसी वाज़े नतीजे के बगैर ख़त्म हो गया और इसी का तसलसल किसी दूसरे वक्त तक मुलतवी कर दिया गया है, जब दुश्मन अपनी एम्बिशियस जो मुतालबात हैं छोड़कर फातेह और फ़ख्रमंद ईरान के सामने मैदान के हक़ाइक़ के मुताबिक अपने मुतालबात में तरमीम करे. हालिया दिनों में, यानी अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका अपने मुतालबात जो हमारे सामने बड़े ओवर एम्बिशियस किस्म के मुतालबात रखे गए हैं, हम वक्त ले रहे हैं, अमेरिका अपने मुतालबात में तब्दीली करे. हालिया दिनों में मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तेहरान में मौजूदगी के दौरान अमरीकियों की जानिब से नई तजावीज़ पेश की गई हैं, जिन पर इस्लामी जमहूरिया ईरान गौर कर रहा है और अभी तक उनका जवाब नहीं दिया गया है. यानी कि जो फ्रेश सेट ऑफ डिमांड्स है जो कम्युनिकेट किया गया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जरिए तेहरान को, उनके ऊपर गौर कर रहा है, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं दिया गया है.
تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو ڈسٹ کی بات کر رہا ہے دیٹ مائٹ بی دا کیس کہ یہ پاکستان کے ذریعے کمیونیکیٹ کروایا گیا ہو اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ٹک اٹ فار گرانٹیڈ کہ بس اب یہ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اتنی تباہی کر دی ہے, اتنے بم گرا دیے ہیں, تو ایران جو ہے وہ ڈر کر دبک کر بیٹھ جائے گا اور وہ اس جنگ کے دوبارہ سے شروع ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکے گا. لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ابھی صرف غور کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا ہے. پھر آگے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کہتی ہے کہ یہاں ہم اپنی عظیم قوم میدان کے غازیوں اور ملک کے شہروں دیہاتوں اور گلیوں میں موجود بہادر عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم اللہ تعالیٰ پر توکل اور عوامی تائید و مزاحمت کی پشت پناہی کے ساتھ سیاسی میدان کارزار میں اترے گی. وہ نہ تو کوئی سمجھوتا کریں گے, نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی نرمی برتیں گے, بلکہ ایرانی قوم کے مفادات اور اس جنگ میں آزادی, عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے بہنے والے قیمتی خون بالخصوص ہمارے عزیز قائد کے پاک لہو کا پوری قوت سے دفاع کریں گے. ایران کی جانب سے عارضی جنگ بندی کی قبولیت کی ایک پیشگی شرط لبنان سمیت تمام محاذوں پر گولہ باری کا خاتمہ تھا, جس کی صہیونی دشمن نے لبنان اور غیور حزب اللہ کے خلاف اپنے وحشیانہ منصوبے کے ذریعے شروع ہی سے خلاف ورزی کی. اسلامی جمہوریہ ایران کے دباؤ کے بعد صہیونی حکومت لبنان میں جنگ بندی پر راضی ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر دشمن تمام محاذوں پر جنگ بندی برقرار رکھتا ہے تو آبنائے ہرمز کو جنگ بندی کی مدت ختم ہونے تک عارضی طور پر صرف تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھولا جائے گا, فوجی جہازوں کے لیے نہیں, اور سویلین بحری جہازوں کی نقل و حرکت ایرانی مسلح افواج کے کنٹرول اور ان کے بتائے گئے راستوں کے مطابق ہوگی. جہاں تک خلیج فارس کے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کا تعلق ہے جو کہ بنیادی طور پر امریکی ہیں, ان کی رسد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور خطے کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ایران جنگ کے حتمی خاتمے اور خطے میں استحکام کے حصول کے لیے آبنائے ہرمز سے ہونے والی آمد و رفت پر سخت نگرانی اور کنٹرول نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے. اس نظام کا نفاذ گزرنے والے بحری جہازوں کی مکمل جانچ پڑتال, اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلان کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق لائسنس کی تصدیق, جنگی معلومات کی فراہمی اور سیکیورٹی, حفاظت اور ماحولیاتی تحفظ کے خدمات کے اخراجات کی ادائیگی کے ساتھ صرف ایران کے بتائے گئے راستوں پر ہوگا. یعنی ان شرائط پر آبنائے ہرمز کھلی تھی اور آئندہ بھی کھلے گی تو ان شرائط پر کھلے گی. مزید برآں جب تک دشمن بحری جہازوں کی آمد و رفت میں خلل ڈالنے اور بحری ناکہ بندی جیسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اسلامی جمہوریہ ایران اسے جنگ بندی کے خلاف ورزی تصور کرے گا اور آبنائے ہرمز کے مشروط کھلنے کی اجازت بھی نہیں دے گا. یہ جو بحری ناکہ بندی ہے, رہبر انقلاب اسلامی کی سفارشات کو یاد دلاتے ہوئے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا سیکریٹریٹ اس بات پر زور دیتا ہے کہ میدانی پوزیشن کو مستحکم کرنے اور سفارتکاری کے میدان میں کامیابی کے لیے عوام کا چوراہوں اور سڑکوں پر موجود رہنا, محاذوں پر مکمل بیداری برقرار رکھنا اور میڈیا, سماجی کارکنوں اور عوامی حلقوں کی جانب سے قومی یکجہتی کا تحفظ ناگزیر ہے. یہ سچویشن ہمارے سامنے جب پیدا ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں دا ہرموز لیٹر از سیئنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے اینڈ آف ڈے ڈیڈ لائن رکھ دی ہے ایران کے جو حالیہ پوسچرنگ ہے اس کے بعد, سچویشن روم کے میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد, اور یہ کہا ہے کہ I will know by the end of today if a deal is going to happen, کہ پتہ چل جائے گا, آثار بتا دیں گے کہ ڈیل ہونے والی ہے یا نہیں, اور اس کے بعد امریکہ اپنا لائحہ عمل کا اعلان کرے گا. اور ملٹیپل اس وقت خبر رساں ادارے ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یو ایس آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ the war could resume in coming days if there is no breakthrough in the peace talks, کہ پیس ٹاکس میں اگر بریک تھرو نہیں ہوتا تو پھر جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. اور اس کے اوپر ایرانی ایمبیسیز نے ریاکٹ کرنا شروع کیا ہے. ساؤتھ افریقہ میں ایرانین ایمبیسی, اسی طریقے سے گھانا میں اور دیگر جگہوں پر موجود, زمبابوے میں موجود ایرانی ایمبیسی, وہ اب ٹویٹس کرنا شروع ہو گئے ہیں if we cannot pass no one can, کہ اگر ہم اور ہمارے جہاز آبنائے ہرمز سے نہیں گزریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں گزرے گا. اور ساتھ ہی امریکن آفیشلز اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ایران ہے اس کے پاس تقریباً 40% آف اٹس اسٹاک پائل آف اٹیک ڈرونز اس وقت بھی موجود ہے, لیکن وہ 40% کتنے کا ہے یہ ابھی تک نہیں کہا گیا.
یہ دعویٰ اس کے اوپر بڑے ڈفرینٹ نمبرز موجود ہیں کہ 1 لاکھ موجود تھے تو 40% ابھی بھی موجود ہیں، اس کا مطلب ہے 40,000 موجود ہیں، اگر 2 لاکھ تھے تو اس کا مطلب ہے 80,000 موجود ہیں۔ البتہ امریکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ یہ کنفرم کر رہی ہیں کہ 40% ایران کا سٹاک پائل آف ڈرونز موجود ہے، جو کہ اس وقت اندازہ یہی ہے کہ یہ ایک غلط فگر ہے۔ البتہ اب اس تمام معاملے میں جنگی تیاریاں دوبارہ سے شروع ہو چکی ہیں اور دونوں طرف سے دھمکیوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، تبادلہ ہو رہا ہے، اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ پیغام ایرانین سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل، پاسداران انقلاب اور پھر ایرانی سفارت خانے کہ اگر ہم نہیں گزریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ اور اب جو اسلام آباد میں ہونے والی تیاریاں ہیں، اگرچہ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ 26 اپریل تک جن لوگوں کو بلایا گیا ہے یہاں پر سیکورٹی اور ان تمام معاملات، پروٹوکول کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، 26 اپریل تک کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایک ایک ضلع سے 400 500 کی نفری جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اور جڑواں شہر راولپنڈی میں پہنچ چکی ہے۔ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، جنگ شروع ہوتی ہے، ریزیوم ہوتی ہے، خدا نخواستہ ان تمام معاملات پر نظر رکھوں گا اور آپ کے ساتھ ویڈیوز کے ذریعے وہ انفارمیشن شیئرنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔